रिजर्वेशन अमल में ही नहीं बल्कि उन्होंने जाति आधारित गिनती का आदेश जारी किया कि मेरे राज्य में शेड्यूल कास्ट की कितनी जातियां है, शेड्यूल ट्राइब की कितनी जातियां है, ओबीसी की कितनी जातियां है, आदेश जारी किया। ज्योतिराव फुले ने आइडिया लाई, रानी विक्टोरिया को पत्र लिखा, छत्रपति शाहू महाराज ने राजा थे अवसर मिला 50% अमल किया, और जब बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला तो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की प्रतिनिधित्व की राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने व्यवस्था कर दी संविधान के माध्यम से। हेलो जी बहुत सारे लोगों को रिजर्वेशन को लेकर इतना भ्रम है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए, जैसे डॉक्टर मोहन भागवत आरएसएस के सरसंघ चालक, वो कहते हैं रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। हमारे एससी एसटी ओबीसी में क्या भ्रम है कि रिजर्वेशन गरीब लोगों को की हुई मदद है, रिजर्वेशन अपाहिज लोगों को की हुई मदद है, रिजर्वेशन लाचार लोगों को की हुई मदद है। यानी हमारे एससी एसटी ओबीसी को लगता है कि रिजर्वेशन जैसे कि ये खैरात है। ये एससी एसटी की मानसिकता है। ओबीसी की क्या मानसिकता है? ओबीसी की मानसिकता है रिजर्वेशन को लेकर, हमें तो रिजर्वेशन है ही नहीं, ये तो एससी एसटी के लिए है। ओबीसी की क्या मानसिकता है कि हमें रिजर्वेशन तो है ही नहीं, ये तो एससी एसटी के लिए है। और एससी एसटी की क्या मानसिकता है? गरीब लोगों को की हुई मदद है, हम गरीब है इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको रिजर्वेशन की व्यवस्था की। और ब्राह्मण क्या कहता है? रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। जब रिजर्वेशन का मुद्दा जब संविधान सभा में जब निकला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब रिजर्वेशन का ड्राफ्ट जब बनाया तो 299 मेंबर थे संविधान सभा में और 298 लोग ये कह रहे थे कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा बिल्कुल नहीं। 299 में से 298 लोग कह रहे कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए। बाबा साहब ने उस चीज का विरोध किया तो बाबा साहब ने कहा आप जो बात कह रहे हैं कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए, तो मेरे 2-3 सवाल का जवाब दीजिए। नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन आप लोगों ने पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन पढ़िए। वकील साहब यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन अगर आप पढ़ते हैं तो जो चर्चाएं हुई आर्टिकल को लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन में है, तो जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा कि ये आर्टिकल पर क्या डिस्कशन हुआ, किसने कौन सी बात कही। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे 2-4 सवालों के जवाब दीजिए। पहला सवाल, हमारे लोगों के साथ में जो अछूत का व्यवहार हुआ ये जाति के आधार पर या पैसों के आधार पर? लोग जो बोलते हैं ना रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए, यहां पर डॉक्टर बैठे, प्रोफेसर बैठे, अब साधारण लोगों के कान में कान मंत्र डालते हैं मनुवादी लोग कि अब ये डॉक्टर प्रोफेसर को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, रिजर्वेशन की जरूरत तो आपको है। तो वो जो कम पढ़ा लिखा, जो गांव देहात का जो गरीब आदमी है वो क्या कहता है, बात तो सही कह रहा है, इनको तो मिल गया, अब इनको क्या जरूरत है, जरूरत तो हमें चाहिए। इसलिए वो प्रचार करते हैं कि रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए।
तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जो सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं, बता रहा हूं, ताकि समाज में ऐसे सवाल आप लोगों के सामने आ सकते हैं। तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि हमारे साथ में जो अछूत का व्यवहार हुआ ये जाति के आधार पर हुआ, तो रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर कैसे? फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जब राज्याभिषेक हो रहा था और मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नकारा, जाति के आधार पर या आर्थिकता के आधार पर? तो जवाब आया जाति के आधार पर। छत्रपति शाहू महाराज का जो अपमान हुआ वो जाति के आधार पर या आर्थिकता के आधार पर? तो जाति के आधार पर अपमान हुआ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जब हमारे साथ में विषमता का व्यवहार अगर जाति के आधार पर हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय अत्याचार अगर जाति के आधार पर हो रहा है, हमारे समाज के आगे मटका पीछे झाड़ू अगर जाति के आधार पर आया है, तो फिर रिजर्वेशन आर्थिकता के आधार पर कैसे? सवाल खड़ा हुआ। और तब जाकर ये रिजर्वेशन जो है हम लोगों को प्रतिनिधित्व के तौर पर मिला और जितनी भी जातियां हैं उन जातियों को आइडेंटिफाई किया गया। और ये अधिकार कैसे मिला? तो संविधान में व्यवस्था बनाई गई, फर्स्ट आइडेंटिफाई, सेकंड रिकॉग्नाइज और फिर थर्ड नंबर पर है राइट्स। तो जातियों को आइडेंटिफाई किया, शेड्यूल कास्ट की जातियों को आइडेंटिफाई किया, उनका शेड्यूल बनाया गया। करीबन 1734 जातियां शेड्यूल कास्ट में जिनके साथ अनटचेबिलिटी का व्यवहार हुआ, जो एजुकेशनली बैकवर्ड है, सोशियली बैकवर्ड है। फिर आदिवासियों की जो जातियां हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया कि जिनमें जो एजुकेशनली बैकवर्ड, सोशियली बैकवर्ड, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चर है, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन है, तो उनका भी शेड्यूल बनाया गया। करीबन 850 के आसपास जातियां है। अब ओबीसी का जो मामला है आप लोगों को मालूम है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। वो कालेलकर आयोग से शुरू होता है, मंडल तक आता है, वहां पर भी नहीं रुकता है। तो बाबरी मस्जिद ये है, और उस झंझट में जाने के लिए अभी हमारे पास उतना समय नहीं है। सारंगपुर में कभी कार्यक्रम लगेगा, विस्तार से इसके ऊपर बात रखी जाएगी। तो उनके लिए भी आर्टिकल 340 में बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था की। हालांकि ओबीसी के लिए पहले आर्टिकल बनाई गई 340, शेड्यूल कास्ट के लिए 341, शेड्यूल ट्राइब के लिए 342। और इनसे जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने, कोई सिख बन गए, ईसाई बन गए, मुस्लिम बन गए, बुद्धिस्ट बन गए, लिंगायत बन गए, जैन बन गए, उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये सारे अधिकार उन लोगों को दिए। तो जो प्रचार जो समाज में किया जाता है कि ये आर्थिकता के आधार पर होना चाहिए, तो साथियों ये रिजर्वेशन जो है, ये रिजर्वेशन कोई खैरात नहीं है, रिजर्वेशन कोई अपाहिज लोगों को की हुई मदद नहीं है, रिजर्वेशन कोई गरीब लोगों को की हुई मदद नहीं है। रिजर्वेशन जो है वो प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व क्या है? तो संविधान की सिंगल लाइन कहती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या कहता है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यही रिजर्वेशन है, यही प्रतिनिधित्व है। संविधान ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, उसकी सिंगल लाइन है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 100% रिजर्वेशन लागू करो, झगड़ा खत्म करो। ब्राह्मण 3.5% है, उनको 3.5 दो। ओबीसी 52% है, उनको 52 दो। शेड्यूल कास्ट 15% है, उनको 15 दो। आदिवासी 7.5% है, उनको 7.5% दो। 2 का मतलब क्या है? अमल में नहीं है। अब अमल में क्यों नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी भी चीज को अमल में लाने के लिए एक्ट बनाना पड़ता है। बगैर एक्ट लागू कैसे करोगे? तो क्या रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बना?
अगर रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनता तो बाम से कब का केस डाल देता सुप्रीम कोर्ट में, और जो अमल नहीं करता उसको 6 महीने की सजा। तो रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट अभी तक बनाया नहीं गया। कांग्रेस ने 2009 में कहा कि हम रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं बनाया। बनाएंगे ऐसा कहा, हमारे लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, सरकार बनाई। अब गांधी जी का फार्मूला है, लोग अगर बोलने से खुश हो जाते तो देने की क्या जरूरत है। तो कांग्रेस ने गांधी जी के फार्मूले पर अमल किया, बोलने से खुश हो गए तो देने की जरूरत नहीं समझी, और ना ही रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेशन एक्ट बनाने की जरूरत पड़ी। साथियों, संविधान में जो रिजर्वेशन है, जो वर्तमान में हम लोगों को रिजर्वेशन, करीबन 4 प्रकार का रिजर्वेशन है। एक है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, एक है रिजर्वेशन इन सर्विसेज, एक है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, और एक है रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स। अब रिजर्वेशन इन एजुकेशन का क्या मामला है? रिजर्वेशन इन एजुकेशन की कोई समय सीमा नहीं है, कोई समय सीमा, नो टाइम लिमिट। इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार रिजर्वेशन है क्या, हम किस रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कौन से प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। और जो पहला सेंटेंस मैंने कहा कि रिजर्वेशन में जो अभी जो निजीकरण आ रहा है और निजीकरण हो रहा है और हुआ है, ये निजीकरण वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे के अंडरकरंट्स क्या है, ये जानने के लिए कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है कि रिजर्वेशन कितना खतरनाक है। ये आपको समझ में आएगा कि रिजर्वेशन ब्राह्मणों के लिए कैसे डेथ वारंट है, ये मैं बताने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं। वो क्यों निजीकरण लाना चाहते, वो क्यों रिजर्वेशन खत्म करना चाहते, तो ये बताना मैं चाहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये दुश्मन के लिए कितना डेथ वारंट है। साथियों, रिजर्वेशन इन एजुकेशन की कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कब तक रहेगा? जब तक जाति है तब तक रहेगा, जब तक संविधान है तब तक रहेगा, जब तक संविधान में व्यवस्था है तब तक रहेगा। अब जाति कब खत्म होगी? जाति कब खत्म होगी? तो जाति बनाई है ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, तो जब तक ये खत्म नहीं होंगे तब तक जाति खत्म होने वाली नहीं है। तो जब तक खत्म नहीं होगी साला, तब तक रिजर्वेशन इन एजुकेशन रहेगा। वो लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन खैरात है, ये खत्म होना चाहिए। अबे पहले जाति खत्म कर, बाद में रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर। क्योंकि हमारे लोगों के साथ में हमारा आदमी आईएएस अधिकारी बनता है, चीफ सेक्रेटरी बनता है, उसको लगता है कहां जाति व्यवस्था है, कहां जाति व्यवस्था है। अरे ये ओडिशा का जो क्या मंदिर, वो जगन्नाथपुरी का मंदिर, हमारे राष्ट्रपति जी इसी उत्तर प्रदेश के कानपुर गोरी जाति के राष्ट्रपति को जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाने नहीं दिया। अब राष्ट्रपति से बड़ा आईएएस होता है क्या है? राष्ट्रपति की कोई औकात नहीं है। अगर राष्ट्रपति के साथ में अगर जाति के आधार पर अगर व्यवहार हो रहा है, तो इससे कोई बड़ा और उदाहरण मैं आप लोगों को बताऊं? इतना बड़ा उदाहरण ये रिजर्वेशन इन एजुकेशन है। अब रिजर्वेशन इन सर्विसेज का क्या मामला है? रिजर्वेशन इन सर्विसेज, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। ये कब तक रहेगा? जब तक जाति है तब तक रहेगा। ये कब तक रहेगा? जब तक संविधान है तब तक रहेगा। संविधान में जब तक अधिकार है तब तक रहेगा। और जब तक मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग इस विषमतावादी व्यवस्था को बरकरार रखेंगे तब तक रहेगा। अब रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स का जो मामला है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी समय सीमा तय है, ये सिर्फ 10 साल के लिए होगा, इसकी समय सीमा है। ये 10 साल के लिए होगा, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था
गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में 24 सितंबर 1932 में जो पूना करार हुआ, पूना में, उस पूना पैक्ट की वजह से ये रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स आया, जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज में एजेंट ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्टूल्स ऑफ द कास्ट हिंदूज, स्टूज ऑफ द कास्ट हिंदूज, मतलब पूना पैक्ट की वजह से और रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स की वजह से आज हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा हुए। ये जो बात मैं कह रहा हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा। इसको वो बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं, पेपर में छापते हैं, और पेपर में क्या छापते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा दिया। कौन सा बढ़ाया ये नहीं लिखते। पेपर में क्या लिखते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ा, तो हमारा जो साधारण आदमी जो होता है और कोई बड़ा भी अधिकारी होगा, अगर उसके पास अगर कोई ऑब्जेक्टिवली दृष्टिकोण अगर नहीं होगा, कोई सामाजिक सोच अगर उसके पास नहीं होगी, क्योंकि हमें सब लोगों को तो एकेडमिक एजुकेशन मिला है और एकेडमिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है माय एजुकेशन इज फॉर माय करियर। जितने भी बैठे हैं करियर के लिए पढ़ाई किए हैं। तो ये जो एकेडमिक एजुकेशन हम लोगों ने लिया, तो सामाजिक शिक्षा तो हम लोगों को मिली नहीं, और सामाजिक शिक्षा ना मिलने की वजह से जो दृष्टिकोण हमारे पास चाहिए था, वो दृष्टिकोण हमारे पास ना होने की वजह से जब हम लोग वो पेपर पढ़ते हैं कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ाया गया, तो केंद्र में जिसकी सरकार होती है, साधारण जनता उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन बढ़ गया। ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन नहीं बढ़ता है, बल्कि 10 साल के लिए हमारे ही समाज से सत्यानाश करने के लिए लोग जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। पहले पार्टी सिलेक्ट करती है, फिर बाद में जनता इलेक्ट करती है। अब जनता भी इलेक्ट नहीं करती, बल्कि अब ईवीएम इलेक्ट करती है। अब जिनको चुनना चाहे उनको चुन नहीं सकते, अब ईवीएम निर्धारित करती है चुनकर कौन जाएगा। इस रिजर्वेशन के रेफरेंस में जो बातें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। अब ये जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन नो टाइम लिमिट, रिजर्वेशन इन सर्विसेज नो टाइम लिमिट, लेकिन रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स जो है सिर्फ 10 साल के लिए था। इसके लिए सदन में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होती, समाज में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होता, समाज में कोई मोर्चा नहीं निकलता, समाज में कोई डिस्कशन नहीं होता, लेकिन इसको तुरंत बढ़ाया जाता है, बगैर चर्चा किए उसको बढ़ाए जाते हैं। अब 2021 में बढ़ा, वामन मेश्राम साहब और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष HN रेखवाल साहब दोनों ने चिट्ठी लिखी कि ये जो रिजर्वेशन आपने बढ़ाया, तो सदन में किस तारीख को कितने बजे कितने मिनट पर चर्चा इस पर हुई, तो वो ड्राफ्ट हमको प्रोवाइड किया जाए, या समाज में इसकी मांग किसने की वो ड्राफ्ट इसको प्रोवाइड किया जाए, या 10 साल बाद बढ़ाने का जो मामला है तो कम से कम 2 लोग चाहिए। एक गांधी जी का प्रतिनिधि चाहिए, एक बाबा साहब अम्बेडकर का प्रतिनिधि चाहिए, मतलब शेड्यूल कास्ट चाहिए। और आज वर्तमान में बाबा साहब के प्रतिनिधि के रूप में वामन मेश्राम साहब सरी का कोई दूसरा व्यक्ति है समाज में जिसका राष्ट्रव्यापी कोई आंदोलन हो, राष्ट्रव्यापी कोई संगठन हो। तो सवाल पूछा गया कि ये जो 2021 में आप रिजर्वेशन बढ़ा रहे हो, तो क्या मेरी अनुमति आपने ली? अभी तक जवाब नहीं मिला, वेटिंग में चल रहा है। अब वो संकट में फंसे हुए, जरा कोई चर्चा तो हुई नहीं, ड्राफ्टिंग को दे कौन सा। ये जैसे ही लेटा वहां पर पहुंचा, वैसे ही उन्होंने RTI के रूल बदल दिए। ये लेटर जाने के बाद उन्होंने फिर RTI में इस प्रकार से उन्होंने प्रोविजन बनाए, इस प्रकार से उन्होंने रूल्स बनाए कि आप साधारण से साधारण आदमी पहले RTI कर सकता था, अब RTI के लिए बहुत सारी दिक्कतें ला दी।
अब ये जो रिजर्वेशन इन एजुकेशन जो दिया, जिसका नो टाइम लिमिट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसको समझना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन इन एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव था समाज के ऊपर नियंत्रण। रिजर्वेशन इन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है समाज के ऊपर नियंत्रण। अब समाज के ऊपर नियंत्रण कैसे होगा? समाज के ऊपर नियंत्रण, समाज में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे, समाज को तैयार करेंगे तो समाज पर नियंत्रण होगा। हमारे समाज का आदमी गांव देहात में पैदा हुआ, पैदा होने के बाद शहर में आया, शहर में पढ़ाई की, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन लिया, रिजर्वेशन की बदौलत नौकरी पर लगा। जिस गांव और देहात में और जाति में पैदा हुआ, दोबारा फिर रिटर्न कभी उस एरिया में वापस नहीं गया, कभी वापस नहीं गया। और गया तो यहां का जो ब्राह्मणीकरण की जो संस्कृति है, मनवादी जो संस्कृति है, वह संस्कृति लेकर उधर गया। ये रिजर्वेशन इन एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव था, समाज के ऊपर नियंत्रण। अब समाज के ऊपर नियंत्रण करेगा कौन? समाज के ऊपर नियंत्रण करेगा समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग। ये काम हमने नहीं किया। कम से कम तथाकथित आजादी के 74 साल में अगर हम लोग समाज में जाकर अगर इतना ही हम समाज को बताते कि मैं टीचर कैसे बना, मैं क्लर्क कैसे बना, मैं डॉक्टर कैसे बना, मैं वकील कैसे बना, मैं इंजीनियर कैसे बना, मैं आईएएस कैसे बना, आईपीएस कैसे बना, आईएफएस कैसे बना, इतना ही अगर हम लोग बताते तो शायद समाज का विजन लिफ्ट हो जाता था। इतना भी काम हम लोगों ने नहीं किया, और इतना भी काम ना करने की वजह से जो 26 जनवरी 1950 के पहले हम लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, ये राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो 1848 से लेकर 1956 तक ये जो 108 साल का जो संघर्ष चला, उसकी बदौलत ये जो अधिकार मिला, तो ये आंदोलन की बदौलत अधिकार मिला, जिसका ऑब्जेक्टिव था समाज के ऊपर नियंत्रण। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम लोगों ने किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की, इस वजह से सत्यानाश हुआ।